ऑडियो बुक वाङ्मय 66 युग निर्माण योजना दर्शन स्वरूप व कार्यक्रम चैप्टर 2 पार्ट 13 युग निर्माण का दूसरा चरण परिवार निर्माण। युग निर्माण अभियान का प्रथम चरण आत्मनिर्माण है, जिस पर पिछले पृष्ठों पर प्रकाश डाला जा चुका है। अभियान का दूसरा चरण है परिवार निर्माण। आमतौर से हर मनुष्य परिवार बनाकर रहता है। जो लोग विवाह नहीं करते वे भी माँ बाप बहन भाई आदि के साथ रहते हैं। यह भी परिवार ही तो हुआ। स्त्री बच्चों तक ही तो परिवार की सीमा अवरुद्ध नहीं की जा सकती। इतना ही नहीं, वैरागी संत महात्मा तक जमात संगत बनाकर रहते हैं। आश्रम संप्रदाय मंडली बनाते हैं। गुरु शिष्यों की परंपरा चल पड़ती है और परिवार बन जाता है। कोई उद्योग व्यवसाय आदि आत्मीयता के साथ उच्च आदर्शों को सामने रखकर चलाए जाएं, तो साथ काम करने वाले भी परिजन ही बन जाते हैं। छात्र और अध्यापकों का संबंध वस्तुतः एक परिवार ही है। प्राचीन काल में गुरुकुल इसी आदर्श पर चलते थे। थोड़ी और उदार दृष्टि का विकास हो तो यह परिधि देश धर्म आदि की सीमा लांघती हुई विश्व परिवार पर जा टिकती हैं। तब वसुधैव कुटुम्बकम एक कल्पना नहीं, व्यावहारिक सत्य दृष्टिगोचर होता है। पूर्ण एकाकी तो कोई जड़ मृतक अथवा परमहंस ही रह सकता है। सामान्य मनुष्य का जहाँ तक प्रश्न है उसे परिवार बनाकर ही रहना पड़ता है। स्नेह सहयोग का जब तक आदान प्रदान न हो तब तक आत्मा की अतृप्ति को समाधान मिलता ही नहीं। परिवार एक प्रकार से छोटा राष्ट्र है, सुविस्तृत समाज का छोटा संस्करण है। युग निर्माण की क्षमता विकसित करने के लिए हमें परिवार निर्माण की पाठशाला में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए। भोजन वस्त्र की शौक मौज की शिक्षा सुविधा की व्यवस्था बनाए रहने से ही परिवार की आवश्यकता पूर्ण नहीं हो जाती, वरन उस छोटे क्षेत्र में ऐसा वातावरण बनाना पड़ता है जिसमें पलने वाले प्राणी हर दृष्टि से समुन्नत सुसंस्कृत बन सकें। अधिक खर्च करने, अधिक सुविधा साधन रहने से, नौकर चाकरों की व्यवस्था रहने से घर साफ सुथरा और सुसज्जित रह सकता है। संपन्नता के आधार पर बढ़िया भोजन वस्त्र ऐश आराम विनोद मनोरंजन के साधन मिल सकते हैं, किंतु व्यक्तित्व को समग्र रूप से विकसित कर सकने वाले सुसंस्कार केवल उपयुक्त वातावरण में ही संभव हो सकते हैं। ऐसा वातावरण कहीं बना बनाया नहीं मिलता, न कहीं खरीदा जा सकता है, उसे तो स्वयं बनाना पड़ता है। प्राचीन काल के गुरुकुलों की बात दूसरी थी। वहां उत्कृष्टता का वातावरण बना हुआ रहता था।
घर परिवार में जो कमी रहती थी उसकी पूर्ति वहां हो जाती थी। ऋषि तपस्वी अपने ज्ञान, कर्म और प्रभाव से विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण की आवश्यकता पूरी करते थे, पर अब वैसे गुरुकुल या विद्यालय कहाँ है? अब तो वह आवश्यकता प्रत्येक सद्गृहस्थ को स्वयं ही पूरी करनी पड़ेगी। इसे यदि पूरा न किया गया, घर में सुसंस्कृत वातावरण न बनाया जा सका, परिष्कृत परंपराओं का प्रचलन न किया जा सका, तो उस घर में रहने पलने वाले लोग भूत बैताल बनकर ही रहेंगे। स्वास्थ्य, शिक्षा, चतुरता की दृष्टि से वे कितने ही अच्छे क्यों न हों, मानवीय सद्गुणों से वंचित ही रहेंगे। कोई कितना कमाता है, कितना बड़ा कहता है, यह बात अलग है, और किसका व्यक्तित्व कितना समुन्नत है, यह प्रश्न बिल्कुल अलग है। बड़ा आदमी बनना सरल है, श्रेष्ठ सज्जन बनना कठिन है। सुख शांति पूर्वक रहने और अपने साथियों को प्रसन्न संतुष्ट रखने के लिए बड़प्पन की नहीं, महानता की आवश्यकता पड़ती है। उसी का उपार्जन मानव जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। कोई परिवार इस दिशा में जितना सफल होता है, उसकी उतनी ही सार्थकता मानी जा सकती है। घर के वातावरण में यदि अवांछनीयताएं, विकृतियां फैली हुई हैं, तो इसका एकमात्र कारण सत्प्रवृत्तियां, सद्भावनाएं उत्पन्न कर सकने वाले वातावरण का अभाव है। उसे पैदा करने पर ही उलझने सुलझेंगी। अंधकार का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं, प्रकाश का अभाव ही अंधकार है। ठीक यही बात पारिवारिक वातावरण पर लागू होती है। जहाँ सद्भावनाओं को आरोपित, पल्लवित न किया गया होगा, वहाँ दुर्भावनाओं की, दुष्प्रवृत्तियों की कंटीली झाड़ियां उगेंगी ही, और उनके कांटे चुभे बिना रहेंगे ही नहीं। यही है पारिवारिक क्लेश कलह का दार्शनिक कारण। बाहरी दृष्टि से लड़ झगड़ या मनोमालिन्य के दूसरे स्थूल कारण भी हो सकते हैं, उनका निवारण भी किया जा सकता है। फिर भी आंतरिक दुर्बुद्धि जहाँ बनी हुई है, वहाँ द्वेष और क्लेश के लिए कुछ न कुछ बहाने सामने आते ही रहेंगे और दुर्गंध भरी नारकीय सड़न उत्पन्न करते ही रहेंगे। ऐसे घर परिवार में रहकर कोई व्यक्ति न तो सुखी संपन्न रह सकता है और न जीवन में महत्वपूर्ण प्रगति कर सकने योग्य गुण कर्म स्वभाव का अभ्यस्त हो सकता है। अवांछनीय वातावरण में पलने वाले प्राणी हेय और गई गुजरी स्थिति में ही जिंदगी गुजारते हैं। अधिक पैसा, अधिक ठाठ बाट और अधिक वैभव पाकर आदमी सुख शांति में तनिक भी वृद्धि नहीं होती। आनंद और उल्लास तो केवल सुसंस्कारी व्यक्तियों के हिस्से में ही आता है। वे ही स्वयं संतुष्ट रहते हैं और साथियों को आनंद देते हैं। प्रसन्न रहने और रखने की विशेषता ही देव प्रकृति कहलाती है। वस्तुतः यही सबसे बड़ी दौलत है। अभागे लोग पैसे को ही सब कुछ मानते और उसी के लिए मरते खपते हैं।
विवेकवान जानते हैं कि परिष्कृत दृष्टिकोण से सद्भावनाओं से बढ़कर और कोई आनंददायक वस्तु इस संसार में नहीं है। इसलिए वे इसके उपार्जन अभिवर्धन पर ध्यान देते हैं, भले ही पैसे की दृष्टि से उन्हें गरीबों की श्रेणी में ही क्यों न रहना पड़े। परिवार निर्माण का अपना प्रयोजन इतना भर ही नहीं है जितना कि गृह विज्ञान की प्रचलित पुस्तकों में बताया पढ़ाया जाता है। उसे गृह सज्जा भर कहा जा सकता है। परिवार निर्माण की दृष्टि से भी यह आरंभिक और उचित कदम है। आवश्यकता उसकी भी है, पर उतना भर कर लेने पर भी कुछ प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता। अमीर लोग गृह सज्जा के लिए नौकर रखते भी हैं। सफाई, सुव्यवस्था और सजावट के लिए यदि नौकर चाकर मौजूद हैं तो वह कार्य हो ही जाएगा। कुशल गृहिणियां भी यदि निरालस्य, स्फूर्तिवान और सुरुचिपूर्ण प्रकृति की हों तो वे जागरूक रहकर चलते फिरते गंदगी एवं अव्यवस्था को हटाती समेटती रहती हैं। बात की बात में सब कुछ सुंदर सुव्यवस्थित बन जाता है। वस्तुतः कूड़ा करकट तो दिमागी गंदगी का नाम है। फूहड़ प्रकृति ही घर में सर्वत्र अव्यवस्था फैलाए रहती है। कामों का आधा अधूरा छोड़ने की आदत का नाम ही गंदगी है। जिसकी प्रकृति में पूरा काम निपटा कर ही आगे बढ़ने की आदत जुड़ गई है, उसे कुछ सिखाना नहीं पड़ता। ऐसी प्रकृति घर की हर वस्तु को सुंदर सुव्यवस्थित बनाए रहती है। घर का सामान, बर्तन, फर्नीचर, दीवारें, छतें, कोठरी, नाली, प्रसाधन, कपड़े, पुस्तकें, खाद्य पदार्थ आदि किस तरह संभालें सजाएं जाएं, इसकी शिक्षा का नाम ही इन दिनों स्कूलों में गृह विज्ञान के नाम से पढ़ाया जाता है। वह व्यवहार ज्ञान है। इतना सब कुछ जान लेने पर भी यदि आलसी और फूहड़ प्रकृति स्वभाव का अंग बनी रहें तो फिर सारा पढ़ा पढ़ाया बेकार है। गृह विज्ञान पढ़ाने वाली अध्यापिकाओं के घर जब नरक जैसी गंदगी और अस्त व्यस्तता से भरे दिखते हैं, तब यही मानना पड़ता है कि जानकारी प्राप्त कर लेने से कुछ बनता नहीं। मूल बात स्वभाव के परिष्कार की है। यदि वह किसी प्रकार संभव हो सके तो सर्वथा निरक्षर होने पर भी गृह सज्जा की समस्त आवश्यकताएं बिना किसी के सिखाए पढ़ाए भी अपनी भौतिक सूझबूझ से संपन्न हो सकती हैं। निर्धनता, रुग्णता और व्यस्तता रहते हुए भी जहाँ सुरुचि जीवित होगी, वहाँ सुंदरता और सुसज्जा अनायास ही बनी रहेगी। इसके विपरीत आलस और फूहड़ प्रकृति अनेक सहायकों तथा साधनों के रहते हुए भी पग पग पर बिखरी हुई कुरूपता, कुरुचि और गंदगी का परिचय देती रहेगी। इन पंक्तियों में यह नहीं बताया जा रहा है कि घर को साफ सुथरा रखने के लिए किस प्रकार क्या करना चाहिए। दीवारों की पुताई, फर्नीचर पर वार्निश, कपड़ों की धुलाई,
पर्दों की रंगाई, झाड़ पोंछ और चीजों का यथास्थान यथावत रखना पुस्तकों में लिखा भले ही हो, पर इसकी वास्तविक शिक्षा दैनिक अभ्यास से ही मिलती है। जिन घरों में यही होता रहता है, उनमें पलने वाली लड़कियां जहां भी जाती हैं, वहीं सुरुचिपूर्ण सज्जा बात की बात में बना देती हैं। वैसी आदत न हो, प्रकृति न हो, तो फिर हर बात पर कहने, सुनने और डांटने डपटने की आवश्यकता पड़ती रहेगी। इससे भी कुछ काम बनेगा नहीं, कलह और असंतोष बढ़ेगा। ग्रह सज्जा जैसा छोटा विषय भी मूलतः घर के सदस्यों की प्रकृति से जुड़ा है। उसका स्तर यदि सुधरा हुआ हो तो कोई बिना पढ़ी महिला भाषण देना भले ही न जानती हो, व्यवहार रूप से इतना कुछ करके दिखा सकती हैं कि ग्रह विज्ञान पढ़ाने वाली प्रोफेसर भी सिर झुका के रह जाएं। हमें इसी सुरुचि के विकास को घर की सुव्यवस्था का मूलभूत कारण मानकर चलना चाहिए और इसी के विकास का उपयुक्त वातावरण तैयार करना चाहिए। परिवार निर्माण वस्तुतः एक दर्शन है। क्रियाकलाप तक उसे सीमित नहीं रखा जा सकता। जिस प्रकार की व्यवस्था अभीष्ट हो, उसी के लिए परिवार के लोगों की मनः स्थिति का निर्माण किया जाना चाहिए। यह प्रयोजन तभी सफल हो सकता है जब अपना मनोयोग, समय और श्रम उसके लिए नियमित रूप से लगाया जाए। यह अभिरुचि, तत्परता एवं संलग्नता तब उत्पन्न हो सकती हैं जब परिवार निर्माण की आवश्यकता को गंभीरता पूर्वक समझा जाए और यह सोचा जाए कि इस महान उत्तरदायित्व का निर्वाह करना कितना अधिक महत्वपूर्ण है। यह काम नौकरों से, बाहर के आदमियों से कराने का नहीं है। अन्यान्य लोग बता सिखा सकते हैं, परिवार के लोगों में घुल मिल नहीं सकते। घनिष्ठ आत्मीयता भरा अपनापन ही आंतरिक आदान प्रदान का माध्यम होता है। मनः स्थिति पर प्रभाव डालने की क्षमता केवल उन्हीं में होती है जो अंतः क्षेत्र का स्पर्श करें। विशेषतया स्वभाव एवं दृष्टिकोण में परिष्कृत परिवर्तन करने के लिए तो ऐसे ही शिक्षक की आवश्यकता पड़ती है। ऐसा शिक्षक बाहर से ढूंढना बेकार है। यह कार्य हमें स्वयं ही करना पड़ेगा। भोजन, स्नान, निद्रा, विनोद आदि की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए श्रम हमें स्वयं ही करना होता है। यह प्रयोजन दूसरों के द्वारा पूरे नहीं कराए जा सकते। परिवार निर्माण का कार्य अपने अतिरिक्त बाहर के लोगों से कराया नहीं जा सकता। आज की स्थिति में इस तथ्य को हमें पूरी तरह ध्यान में रखना चाहिए। दूसरे कुछ सामयिक परामर्श दे सकते हैं या क्षणिक प्रभाव डाल सकते हैं। सुसंस्कारों की जड़ जमाने के लिए जिस अध्यवसाय की दीर्घकालीन और अनवरत आवश्यकता पड़ती है, उसकी पूर्ति कोई बाहर का व्यक्ति कब तक और कहां तक करेगा।
प्रश्न इतना भर नहीं है कि परिवार का वातावरण अच्छा बनाया जाए और परिजनों को सुसंस्कृत स्तर तक पहुंचाया जाए, यह केवल एक पक्ष है। परिवार निर्माण का दूसरा पक्ष और भी अधिक महत्वपूर्ण है। यह है अपनी निज की आदतों, आस्थाओं और गतिविधियों का निर्माण, नियंत्रण करना। यह कार्य परिवार की प्रयोगशाला में ही संभव हो सकता है। जलाशय में घुसे बिना तैरना कहाँ आता है? व्यायामशाला में प्रवेश किए बिना पहलवान कौन बनता है? पाठशाला में भर्ती हुए बिना सुशिक्षित कौन बनता है? व्यक्तियों के संपर्क में आकर ही अपने गुण, कर्म, स्वभाव की उत्कृष्टता का अभ्यास किया जाता है। एकाकी चिंतन, मनन, अध्ययन, प्रवचन करते रहने से केवल बौद्धिक समाधान मिलता है। सत्प्रवृत्तियां परिपक्व तो अभ्यास से होती हैं। अभ्यास के लिए उपकरण चाहिए। इस प्रयोजन के लिए परिवार से बढ़कर और कोई उपयुक्त माध्यम हो ही नहीं सकता। जिन लोगों के बीच हमें रहना पड़ रहा है, उन्हें परिष्कृत बनाने के लिए प्रयास करना वस्तुतः अपनी प्रकृति को ही सुधारना है। बकझक करनी हो तो बात दूसरी है। यदि सचमुच किन्हीं पर बदलने योग्य प्रभाव उत्पन्न करना है तो उसका एकमात्र उपाय अपनी स्थिति को प्रभाव डालने योग्य बनाना ही हो सकता है। जो इस दिशा में वस्तुतः बढ़ाना चाहता होगा, उसे अपनी प्रभावोत्पादक क्षमता बढ़ानी पड़ेगी। अपना अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करना पड़ेगा। अपने व्यक्तित्व को उतना प्रामाणिक बनाना पड़ेगा कि जिसके संपर्क में आ जाएं, उस पर छाप पड़े। परिवार निर्माण के लिए प्रयास करना वस्तुतः अपनी श्रेष्ठ मान्यताओं को मूर्त रूप देने के लिए प्रयोगशाला में प्रवेश करना है। परिजनों के माध्यम से अपनी शालीनता एवं क्रिया कुशलता को विकासोन्मुख बनाना है। इस प्रकार परिवार निर्माण की दिशा में किए गए प्रयास केवल कुटुंबियों की सार्थक सेवा ही संपन्न नहीं करते, वरन अपने व्यक्तित्व को भी निखारते हैं। अपनी आदतों में भी उत्कृष्टता का समुचित समावेश करते हैं। यह दूहरे लाभ की प्रक्रिया सर्वथा अपनाए जाने ही योग्य हैं। परिवार निर्माण दूहरी सफलता प्रस्तुत करता है। सुसंस्कृत परिजन न केवल अपने लिए वरन निर्माणकर्ता के लिए भी आनंद भरे अनुदान प्रस्तुत करते हैं। मेहंदी पीसने वाले के हाथ रंग जाते हैं वाली उक्ति के अनुसार इस कार्य में संलग्न व्यक्ति को आत्मनिर्माण का लाभ भी मिलता ही है। आजीविका उपार्जन के अतिरिक्त कुछ समय हमें परिवार निर्माण के लिए भी नियमित रूप से देना चाहिए। यह एक उच्च कोटि का मनोरंजन है। ताश, शतरंज, गपशप, सिनेमा, मटरगश्ती, यारवासी, आलस्य, अनुत्साह, ये सब काम करने की मंद गति आदि व्यसनों और प्रमादों में हमारा बहुत सा समय नष्ट होता है। हिसाब लगाया जाए तो प्रतीत होगा
कि समय की यह बर्बादी बहुत बड़ी है, इतनी अधिक है कि उसे बचाकर ही परिवार निर्माण के अनेक महत्वपूर्ण कार्य करने का अवसर प्राप्त किया जा सकता है और फुर्सत न मिलने का बहाना सर्वथा निरर्थक सिद्ध हो सकता है। मनोरंजनों में सबसे बढ़िया, सबसे सार्थक, सबसे हल्का और सबसे सरल परिवार निर्माण ही है। इसमें न केवल अपना ही वरन साथ साथ सारे घर परिवार का मनोरंजन होता है। उसकी आड़ में प्रशिक्षण इतना अधिक हो जाता है कि कोई विद्वान अध्यापक भी उतना नहीं कर सकता। परिवार निर्माण के दो पक्ष हैं, एक व्यावहारिक क्रियापरक और दूसरा दार्शनिक दृष्टिकोण परक। हमें दोनों ही तथ्यों का अपनी क्रिया प्रक्रिया में समुचित समावेश करके चलना होगा। व्यावहारिक कार्यक्रम में घर की सुव्यवस्था, सुंदरता एवं सुसज्जा पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके लिए अकेले ही नहीं लगना चाहिए, वरन क्रमशः सभी लोगों को साथ लेना चाहिए। स्वयं साथ लगने से दूसरों में उत्साह पैदा होता है, अन्यथा सृजनात्मक कार्यों में रूखापन समझा जाता है और उसे भार बेकार समझकर कन्नी काटने की मनोवृत्ति रहती है। आदेश निर्देश देते रहने से बात बनती नहीं। प्रयोजन तब पूरा होता है जब स्वयं आगे चला जाए और कंधों से कंधा लगाकर काम करने के लिए दूसरों को आमंत्रण दिया जाए। अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता वाली कहावत ऐसे हर काम पर लागू होती है। इंजन आगे चलता है तो डिब्बे पीछे लुढ़कने लगते हैं। परिवार निर्माण के लिए बनाए गए व्यवस्था क्रम में हमें स्वयं ही इंजन की भूमिका संपादित करनी चाहिए। आजीविका उपार्जन और सार्वजनिक सेवा के अतिरिक्त शेष समय घर पर रहते हुए भी व्यतीत करना चाहिए और उसे परिवार निर्माण में लगाना चाहिए। इस समय का क्रियात्मक उपयोग यह है कि सफाई, सुव्यवस्था एवं सुसज्जा के कार्यों में हर दिन कुछ न कुछ कार्य निर्धारित रखा जाए। कूड़ा कचरा और गंदगी हर समय उत्पन्न होती हैं। अभी जो स्थानीय वस्तु साफ हैं, कुछ समय में किसी न किसी कारण से वहां धूल और गंदगी जमने लगेगी। इसलिए बार बार बुहारी या कपड़े का जाड़न और चीजों का अस्त व्यस्त पड़ी रहने देने की बुरी आदत घर में प्रायः सभी को किसी न किसी मात्रा में है। अस्तु आज की व्यवस्था और सफाई कल तक यथावत नहीं बनी रहेगी, उसे बार बार संभालना पड़ेगा। चीजों को यथास्थान करीने से रखना, झाड़ू और झाड़न का बार बार उपयोग करना, बर्तनों का मांजना, कपड़ों का धोना आदि ऐसे काम हैं जिन्हें समय समय पर करते रहना पड़ता है। टूट फूट भी होती ही रहती हैं। टूटे बर्तन, फटे कपड़े, छितरी पुस्तकों की जिल्दें यह मांग करती हैं कि उन्हें सुधारा संभाला जाए। मरम्मत में कुशल होना
सदगृहस्थ का आवश्यक क्रिया कौशल हैं। जब जो वस्तु टूटती फूटती दिखाई पड़े उसे अविलंब सुधार संभाल देना चाहिए। कपड़ा जहां से फटा है वहां तुरंत सी दिया जाए तो वह हानि न होगी, जो कई दिन उपेक्षा करते रहने से उसकी जिंदगी ही समाप्त हो जाने के रूप में सामने आती है। घर में कुछ स्थान गंदगी के होते हैं। बर्तन साफ करने, मल मूत्र त्यागने के साथ साथ कूड़ा जमा करने के स्थान आम तौर से गंदे पड़े रहते हैं और उनमें सड़न, बदबू, गंदगी पैदा होती रहती है। गंदी चीजों से दूर रहने की आदत गंदगी को और अधिक बढ़ाती है। होना यह चाहिए कि जहां भी गंदगी दिखाई पड़े वहां तुरंत तत्काल उसे हटाने के लिए उत्साह प्रदर्शित किया जाए। गंदगी से जूझते रहने से ही इसके स्थान पर सफाई को स्थापित किया जा सकता है। उससे दूर रहने की अपेक्षा से तो वह और अधिक बढ़ती चली जाएगी। स्वच्छता से प्रेम करना उसी का सार्थक है जो गंदगी हटाने को उत्साह का परिचय दे सकें। घर के सभी लोगों में यह प्रवृत्ति पैदा करनी चाहिए। गंदगी एवं कुरूपता विरोधी मोर्चे पर लड़ने के लिए घर के हर सदस्य में शौर्य, साहस उत्पन्न करना चाहिए। क्या शरीर, क्या वस्त्र, क्या सामान, क्या घर, सब कुछ ऐसा सुंदर सुव्यवस्थित रखा जाए मानो कोई बड़ा अफसर आज ही इन सब चीजों का मुआयना करने के लिए आ रहा हो। सफाई और सुरुचि संवर्धन इसी अभियान का दूसरा पक्ष है। मकान की दीवारें अपने हाथों आसानी से पोती जा सकती हैं। मेज पोश, पर्दे आदि रंगने में कहाँ अधिक देर लगती है। घर के लोगों को साथ में लगाकर स्वच्छता और सुसज्जा में हर दिन 1 घंटा भी लगाया जाए तो उसकी हर वस्तु सुरुचिपूर्ण रह सकती है और वहां सुसंस्कृत वातावरण का आभास मिलता रह सकता है। बात सफाई और शोभा सुंदरता भर की नहीं हो रही है, वरन यह कहा जा रहा है कि परिवार के हर सदस्य में सुव्यवस्था के लिए तत्परता बरतने की आदत होनी चाहिए। यह आदत वस्तुओं को सुंदर ढंग से रखने तक सीमित नहीं रह सकती, वरन चिंतन एवं कर्तृत्व के अन्यान्य क्षेत्रों तक विकसित होकर मनुष्य को जागरूक और तत्पर बनाए रखने में असाधारण रूप से सहायता करती हैं। छोटे कामों से घृणा न करना, सुव्यवस्था को उत्पादक मनोरंजन मानना, खाली समय का उपयोग करना, आलस्य प्रमाद को हावी न होने देना, काम को अधूरा न छोड़ना, सुसज्जा की अभिरुचि बढ़ाना जैसे अनेक ऐसे गुण परिवार में बढ़ते हैं जो देखने में छोटे लगते हैं पर प्रकृति के अंग बनकर सामने प्रस्तुत कार्यों को सही ढंग से करने पर मिलने वाली महत्वपूर्ण सफलता का अंग बनते हैं। टूटी चीजों की मरम्मत करना यो एक गृह शिल्प भी है, उससे आर्थिक बचत भी है, पर आदत के रूप में बड़ा लाभ यह है कि बर्बादी तनिक भी न होने दी जाए, वस्तुओं से अधिकाधिक काम लिया जाए। कहावत है कि
जो टूटे को बनाना और रूठे को मनाना जानता है वह बुद्धिमान है। निर्माण, सृजन और सुधार की मनोवृत्ति टूटी वस्तुओं की मरम्मत करने और बदरंग चीजों को चमकाने के प्रयास के साथ साथ विकसित होती हैं। घर आंगन में, गमलों में, टोकरी और पेटियों में फल फूल एवं शाक भाजी लगाए जा सकते हैं। इसमें शोभा भी है और आर्थिक लाभ भी। इससे भी बड़ा लाभ उत्पादन, पोषण और संरक्षण की मनोवृत्ति विकसित होने का है। सद्गुणों को ऐसे छूट-फूट प्रयासों के सहारे ही विकसित किया जा सकता है। परिवार में सद्ज्ञान की अभिवृद्धि की आवश्यकता पूरी की जानी चाहिए। परिजनों को कूप मंडूक नहीं रहने देना चाहिए। जीवन की, समाज की समस्याओं से अपरिचित रहना ऐसी भूल है जिसके कारण कभी कभी ऐसी ठोकरें खानी पड़ती हैं जो आदमी को चित्त पट करके रख दें। अवकाश के समय में समाचारों एवं कथा संस्मरणों के माध्यम से उपयोगी जानकारी बढ़ाने का कार्य हर सद्गृहस्थ को हाथ में लेना चाहिए। रूखे, नीरस और निर्देशात्मक उपदेशों का प्रायः व्यंग, उपहास एवं अवज्ञा में धकेल दिया जाता है। कथा कहानी के माध्यम से घूमा फिराकर शिक्षा दी जाए तो उसमें मनोरंजन, आकर्षण भी रहता है और परोक्ष रूप से दी गई शिक्षा का चित्त पर प्रभाव भी पड़ता है। अखबारों में से ऐसे समाचार चुने जा सकते हैं जिनमें कुछ शिक्षा सामग्री हो। उसकी समीक्षा, विवेचना करते रहें तो ऐसे ज्ञान की वृद्धि हो सकती है जो जीवन विकास में, लोक व्यवहार में उचित मार्गदर्शन कर सकें। पंचतंत्र और हितोपदेश नामक संस्कृत कथा ग्रंथों ने उद्दंड राजकुमारों को सुयोग्य बना दिया था। हम भी उसी रीति नीति को अपनाकर परिवार के लोगों के लिए उपयोगी दिशा निर्देश करते रह सकते हैं। जो पढ़े लिखे हैं उन्हें प्रेरक पुस्तकें पढ़ते रहने के लिए भी कहा, समझाया और प्रोत्साहित किया जा सकता है। स्वाध्याय के लिए सामग्री और समय की व्यवस्था बनाकर हम घर के पढ़े लिखे सदस्यों के लिए बौद्धिक एवं भावनात्मक उत्कर्ष का द्वार खोल सकते हैं। पढ़े सदस्य प्रतिदिन अवकाश वाले निर्धारित समय में निर्दिष्ट पुस्तक प्रसंग पढ़कर सुनाया करें तो आगे चलकर वही आदत परिवार प्रशिक्षण में अभिरुचि बनकर विकसित हो सकती है। सुनाते रहने वालों को सुयोग्य वक्ता बनने की ज़ैंप झिझक से पिंड छुड़ाने का सुअवसर प्राप्त कर सकती हैं। घर में आस्तिकता का वातावरण रहना चाहिए। हर सदस्य को भगवान का स्मरण और नमन करने की आदत होनी चाहिए, चाहे उसके लिए 2 मिनट का ही समय लगे, पर लगना अवश्य चाहिए। आस्तिकता के साथ अनेक श्रेष्ठ मान्यताएं जुड़ी रहती हैं। सुसंस्कृत व्यक्तित्व विकसित करने की दृष्टि से दैनिक जीवन में आस्तिकता को परिपुष्ट बनाने वाली उपासना के लिए कुछ न कुछ स्थान होना ही चाहिए। किसी उपयुक्त स्थान पर गायत्री माता का चित्र टांगा जाए
और यह नियम बनाया जाए कि दैनिक कार्य आरंभ करने से पूर्व उस प्रतिमा का अभिनंदन करके कम से कम 5 मंत्र मन जप करके तब आगे बढ़ा जाए। इसमें स्नान आदि का बंधन नहीं है। बच्चे स्कूल जाते समय, स्त्रियां चूल्हा जलाते समय, पुरुष दफ्तर दुकान पर जाते समय यह नियम अभिनंदन चित्र के सामने खड़े होकर कर सकते हैं। इसमें 2 मिनट का समय लगता है। नियमित परंपरा को अनिवार्य बनाए रखने की दृष्टि से इतना थोड़ा समय भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। उससे आस्तिकता के संस्कार जमते और बढ़ते हैं। इसका परिणाम दृष्टिकोण में उच्च स्तरीय आदर्शों को समाविष्ट करने का लाभ मिलता है। सायंकाल सामूहिक रूप से आरती करने की, संगीत सहगान की परंपरा डाली जाए तो एक उत्साह एवं सद्भाव संवर्धक वातावरण बनता है। घर के सदस्य अपने अपने कामों में ही व्यस्त न रहें, वरन एक दूसरे को सुनने, समझने तथा सहयोग देने लेने की स्थिति में भी रहें। ऐसी परंपराएं पुनः प्रचलित करनी चाहिए। अधिक पढ़े कम पढ़ों को पढ़ाएं, साथ खेलें, साथ टहलें। जिनको जो आता हो वह दूसरों को सिखाएं। तेल मालिश आदि में एक दूसरे की सहायता करें। भोजन साथ साथ बैठकर करें। कभी कभी रसोई बनाने में भी सब लोग साथ साथ जुट जाएं। कपड़े धोने में एक साबुन लगाएं तो दूसरा धोएं। इस प्रकार छोटे बड़े कामों में सर्वथा एकाकीपन रखने की अपेक्षा मिलजुल कर अपने की सहयोगी सहकारी प्रवृत्ति पनपेगी और उसका अच्छा परिणाम सामने आएगा। बच्चों को ऐसी आदत डालनी चाहिए कि कोई मिठाई आदि आवे तो मिल बांट कर खाएं। एकाकी अथवा अधिक खाने का अनुग्रह न करें। ऐसी आदत डालने के लिए उन्हीं के हाथ से बांटने का कार्य करना चाहिए। भोजन परोसने में रुचि लेने से भी उदारता के बीज जमते हैं। खिलौनों से दूसरों को भी खेलने की आदत डाली जाए। अपने को हथियाए रहना और दूसरे का छीनने का प्रयत्न करना जैसी संकीर्णता पनपने नहीं देनी चाहिए। जेवर भी एक से दूसरी स्त्रियों में उलटने पलटते रहें तो इससे विषाक्त आपाधापी की जड़ कटती है। हारी बीमारी में, हर दुख सुख में एक दूसरे का पूरा ध्यान रखें। किसी के खिन्न, उदास अथवा रुष्ट होने पर उपेक्षा न बरती जाए, वरन कारण जानने और समाधान ढूंढने का प्रयत्न किया जाए। हर सदस्य को दूसरे को शिष्ट संबोधन के साथ पुकारें। तू को असभ्य बोली माना जाए। बड़े भी छोटों को तू न कहें। तुम एवं आपका संबोधन और नाम के आगे जी लगाने का प्रचलन किसी परिवार को सभ्यतानुगामी सिद्ध करता है। गाली गलौज, कटु वचन, व्यंग, उपहास, चीखना, चिल्लाना, रूठना, क्रोधावेश में भरना, मारपीट करना, अपना सिर धुनना, असभ्य एवं अवांछनीय व्यवहार
घोषित किया जाए और वैसा आचरण करने वाले की भर्त्सना की जाए, वैसा बार बार न होने पाए, इस पर कड़ा प्रतिबंध लगाया जाए और ऐसी उद्दंडता रोकने की पूरे परिवार द्वारा चेष्टा की जाए। मतभेद और विरोध संघर्ष के अवसर आने पर भी शिष्टाचार का उल्लंघन न होने दिया जाए। बुराई रोकने के लिए अशिष्टता बरती जाए तो फिर सुधार कम और बिगाड़ ही अधिक होगा। अपव्यय किसी को न करने दिया जाए। उचित आवश्यकताओं की पूर्ति की जानी चाहिए, पर पैसे को उलीचने और फूंकने की आदत नहीं पड़ने देनी चाहिए। लाड चाव में बच्चों को अपव्ययी बना देना उन्हें भावी जीवन में दुख दारिद्र्य भुगतने का शाप देना है। पैसा कमाने में उतनी बुद्धिमत्ता नहीं जितनी उसका खर्च करने में। स्वास्थ्य, शिक्षा आदि की उपयोगी आवश्यकताएं पूर्ण करने में कुछ भी खर्च किया जा सकता है, पर विलासिता, अय्याशी एवं शान शौकत के नाम पर अवांछनीय अपव्यय एक पाई का भी नहीं होने देना चाहिए। प्रश्न खर्च का नहीं, आदतों का है। फिजूल खर्ची का विष बीज अनैतिकता, दरिद्रता एवं हेय दुर्व्यसनों के रूप में पनपता है। अमेरिकी शान फिजूल खर्ची के रूप में जो इन दिनों बढ़ रही हैं, उसे रोकना चाहिए। सादगी का सीधा संबंध सज्जनता से है, यह समझना और समझाना चाहिए। पैसा उड़ाने फूंकने के लिए नहीं, अपनी अथवा दूसरों की उपयोगी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए हैं। यह तथ्य जब तक समझा न जाएगा, तब तक व्यक्तित्व में ओछापन ही भरा रहेगा। परिवार को एक सहयोग समिति के रूप में विकसित करना चाहिए, जिसका हर सदस्य अपने कर्तव्य और अधिकार की मर्यादाओं को समझे। न तो कोई पीसता रहे और न किसी को मटर गश्ती करने दी जाए। बड़े बूढ़े भी खाली बैठना अपना अधिकार एवं सम्मान न समझे, वरन सामर्थ्य भर श्रम करते हुए परिवार के विकास में समुचित योगदान करें। विचार स्वतंत्रता का सम्मान किया जाए, न किसी पर अवांछनीय प्रतिबंध लगे और न कोई उद्धत उच्छृंखलता बरतें। तभी परिवार में सुसंतुलन बना रह सकता है। हराम की कमाई खाने का लालच किसी में पैदा न होने दिया जाए। परिवार के हर सदस्य को स्वावलंबी बनाया जाए। पूर्वजों की संचित संपत्ति पर गुजारा करना अशक्तता एवं लोलुपता को लज्जास्पद कृत्य माना जाए। हर व्यक्ति स्वावलंबन पूर्वक कमाए। पूर्वजों की संचित पूंजी सामाजिक सत्कार्यों के लिए दान कर दी जाए। यही श्राद्ध की परंपरा है। उत्तराधिकार में प्रचुर संपदा छोड़ मरना अपने बच्चों का पतन हनन करना है। उन्हें सुयोग्य स्वावलंबी बनाया जाए और अपने परिश्रम की कमाई पर गुजारा करने में स्वाभिमान अनुभव करने दिया जाए। औलाद 7 पीढ़ी तक बैठकर खाती रहें, ऐसा संचय करना
वस्तुतः समाज का हक मारना है। अतिरिक्त संपदा पर तत्वतः समाज का ही अधिकार होना चाहिए। उसे लोक मंगल में ही खर्च होना चाहिए। समर्थ बालकों को हराम की कमाई न तो खानी चाहिए और न उन्हें दी जानी चाहिए। इस तथ्य को जिस परिवार में समझ लिया जाएगा वह संपन्न भले ही न हो, सुसंस्कृत अवश्य माना जाएगा। हमें समझना चाहिए कि परिवार एक पूरा समाज, एक पूरा राष्ट्र है। भले ही उसका आकार छोटा हो, पर समस्याएं वे सभी मौजूद हैं जो किसी राष्ट्र या समाज के सामने प्रस्तुत रहती हैं। प्रधानमंत्री अथवा राष्ट्रपति को जो बात अपने देश का समुन्नत बनाने के लिए सोचनी करनी चाहिए, वही सब कुछ किसी सद्गृहस्थ को परिवार निर्माण के लिए करना चाहिए। एक कुशल माली जिस तरह अपने उद्यान को सुरम्य सुविकसित बनाने के लिए अथक परिश्रम करता है, हर पौधे पर पूरा ध्यान रखता है, उसे सींचता छांटता है, उसी प्रकार परिवार के हर सदस्य को सुसंस्कृत बनाने के लिए उसके साथ नरम कठोर व्यवहार करते रहना चाहिए। उपार्जन और यारबाजी में ही आम तौर से लोग अधिकांश समय गुजारते हैं। फलतः परिवार की उपेक्षा होती रहती है और उसमें ऐसे विष बीज पनपते रहते हैं जिनके कारण आगे चलकर कुटुंब दुष्प्रवृत्तियों का फूट फिसाद का शिकार होकर नष्ट भ्रष्ट ही हो जाएं। अपने समय व्यक्तित्व का विकास करने के लिए गुण कर्म स्वभाव को परिष्कृत करने के लिए परिचार निर्माण के कार्यों को एक उपयोगी प्रयोग प्रकरण मानना चाहिए। यह छोटे रूप में देश सेवा, समाज सेवा, विश्व सेवा ही है। अपना और परिवार के सदस्यों का कल्याण तो इसमें ही है। कहना न होगा कि इस प्रयोग में सफलता प्राप्त करने के लिए अपना निर्माण भी करना है। इस प्रकार युग निर्माण का दूसरा चरण परिवार निर्माण अभीष्ट लक्ष्य की पूर्ति में एक अति महत्वपूर्ण कड़ी सिद्ध होता है। पार्ट 13 समाप्त।